तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक हुई और इसमें जल्द ही नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस के सभी ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच गए हैं और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रात तक अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके साथ ही बाकी लोगों से भी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस महासचिव के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुमत तो कांग्रेस का आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। दो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया। अब उनमें से किसके नाम पे सहमति लगेगी, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यह अपने आप में देखना बाकी है। पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, नाम को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, कब तक तस्वीर साफ होने की संभावना? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कर्नाटक विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बहुत मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में मंथन चल रहा है और तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के वो मंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कर्नाटक से जो तमाम पर्यवेक्षक हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें सुशील कुमार शिंदे की बात करें या कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केशव वेणुगोपाल की बात करें या कांग्रेस के पर्यवेक्षक भवन जितेंद्र सिंह की बात करें और दीपक बावरिया भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से मनमुटाव ना हो, कोई वहां पे अगर सरकार दिया जाए तो स्थिर सरकार दिया जाए, किसी भी तरीके से विधायकों के अंदर गुटबाजी ना हो। यही कारण है कि लगातार कई दो जो नाम है उसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सहमति के बाद ही कहीं ना कहीं कोई फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। क्योंकि कल आपने देखा कि विधायक दल की जब बैठक हुई तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सारी बातें डाल दी गई, यानी कि कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो फैसला लेंगे वही कहीं ना कहीं मान्य होगा। इसको लेकर हालांकि दिल्ली में मंथन चल रहा है, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे किसके नाम पर मुहर लगाते हैं और कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बहुमत मिला है कर्नाटक। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। बिल्कुल अब ये देखना होगा कि जो आला कमान है वो किसके नाम पे सहमति जताता है। तो कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला हुआ कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा, लोकल बॉडी और लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा भी हुई। बैठक के बाद कहा गया कि सहमति बन गई है, राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। संजय राउत ने कहा कि एमवीए में कोई मतभेद नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी जीत हुई है, इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में आई है। कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है, इसलिए बीजेपी को एक महत्वपूर्ण राज्य खोना पड़ा है, जिसे गेटवे ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक में जीत कांग्रेस की सफलता है, इसके साथ ही यह सोचने की प्रवृत्ति की हार है कि हमें कोई झुका नहीं सकता। यानी सोच की हार है कि अगर कोई सोचे कि हमें झुका नहीं सकता तो कर्नाटक की इस सियासत ने कई संदेश दिए हैं। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पे जुलूस निकाला गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शहीद चौक पे विजय उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा के शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जिला अध्यक्ष प्रेम रॉय, सुनील यादव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सर। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में तरह तरह की बातें हो रही थी। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से भी रोकने की बात कही थी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने बाबा को पूरा समर्थन दिया। हमारे बिहार ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने बीजेपी नेता से खास बात की है। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है।
ये जो बात बोला गया था कहीं ना कहीं अब सच्चाई उसकी दिखने लगी बिहार में। बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन को लेकर जिस प्रकार विरोध किया गया था, अब वहीं पे लालू जी की लड़की रोहिणी द्वारा अब अर्जी भी बाबा के पास लगाया जा रहा है। अब देखिए हमारे साथ रामनवमी पूजा मंच के भी शोभा यात्रा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो भाजपा के भी प्रवक्ता से लेकर सारे लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये लोग, अब इन लोगों का राय ही अलग है। सर, आप तो मान लीजिए सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस तरह बिहार में रोक लगाया गया, क्या किया आप लोग? महापुरुषों की धरती है बिहार, वीर पुरुषों की धरती है बिहार। कुछ ऐसे लोग तत्व हैं जो विरोध करते हैं धार्मिक कार्यों में, प्रवचन के कार्यों में, ये बिल्कुल ही गलत है। अब तो मीडिया के माध्यम से ऐसे तत्व नहीं कहिए ना। चाचा भतीजे के सरकार के एक मंत्री ने मतलब रोक लगाने की अपील की। वो तो खुद ही ढोंगी है। वो तो पूरा अपना भेष कभी शंकर भगवान कभी कृष्ण भगवान का भक्त मानता है। वो तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो ढोंगी है और अच्छे लोगों का भी विरोध करता है। हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। भाजपा के सारे लोग रोड पे उतर गए हैं, सब लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन में उतरे हुए हैं कि राज सिंह आ गए, मनोज तिवारी ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या वोट बैंकिंग का चक्कर लग गया है बाबा को लेकर? ये वोट बैंकिंग का मामला नहीं है। हम लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म के रक्षक अनुयायी हैं और इसमें अगर कोई रोक लगाता है तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि आप रोक नहीं लगा सकते। कोई भी आएगा, कोई भी अपनी बात रखेगा। अब तो पुराने भाजपाई हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। कैसा बिहार का माहौल चल रहा है? चाचा भतीजे के सरकार में एक राम कथा सुनाना हो या फिर गीता ग्रंथ पढ़ने वाले हो, उनको भी रोक दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सरकार का ही एक मंत्री, जिसकी जवाबदेही है कि इस धरती पर जो भी आए उसको संरक्षण प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। लाखों लाख करोड़ों जनता को मैं धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने आगे बढ़ कर के और इस बिहार की धरती का लाज रखा। ये पलटू राम के बारे में की नहीं जान रहा है, बिहार में बच्चे बच्चे जान रहा है, इसलिए ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उतर गए हैं और वर्तमान में, भूत में, भविष्य में वो रहेंगे। अब भाजपा के लोग धीरेन्द्र शास्त्री के ना आने के बाद काफी नाराज दिख रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश जी ऑफर भी देंगे तो उनके साथ भाजपा के लोग अब नहीं जाएंगे। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना, बिहार। खबर औरंगाबाद से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा साल 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और देश की समस्त नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य नदियों की सफाई और उनका संरक्षण करना था। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा डीपीओ विद्यासागर के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चों द्वारा नदियों को संरक्षित रखने को लेकर नारे लगाए गए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डीपीओ ने बताया कि इस जागरूकता रैली के माध्यम से स्वच्छता को लेकर शहरवासियों को जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि नदियों के अस्तित्व को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे संदेश यात्रा है। तो हम लोग गंगा जी के बारे में स्वच्छता संदेश सभी लोगों को दे रहे हैं, शहरवासियों को। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नमामि। कटिहार जिले में राजद द्वारा बीएड डिग्री कॉलेज के एक सभागार में आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन की अध्यक्षता में मंत्री बनने के बाद पहली बार आए आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जाकिर हुसैन ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राज्य में आपदा प्रबंधन मामले में सरकार बेहतर काम कर रही है। सभी जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। और अभिनंदन समारोह में प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने सीमांचल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर अग्निशमन दल बनाने की मांग की। कार्यक्रम के बाद मंत्री शाहनवाज आलम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी थाना स्तर पे अग्निशमन दल बनाया जाएगा। हम लोग की योजना है, हम लोगों ने समीक्षा किया है कि कहां कहां अग्निशमन है और कहां कहां नहीं है। अगर कहीं है तो उसका रेडियस क्या है,
कितने देर में गांव के अंतिम छोर तक वो पहुंच सकता है, वो रिपोर्ट आना है। और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक थाना वाइज एक अग्निशमन हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग की योजना। और पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के सरोवर के पास शराब पी रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का नाम परमिंदर कौर बताया जा रहा है। दरअसल सरोवर के पास बैठ के महिला शराब पी रही थी, जिसकी भनक सेवादार को लगी और सेवादार की तरफ से उस महिला को समझाया गया, लेकिन उल्टा महिला ने सेवादार के साथ बदसलूकी की, ऐसा आरोप है। इसके बाद सेवादार की तरफ से उस महिला को मैनेजर रूम में ले जाया गया, जहां पे एक सेवादार ने महिला की गलत भाषा को देखते हुए उस पर गोली चला दी, जिस कारण महिला की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। और इसी गोली के कारण एक सेवादार के वो भी जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक यूनियन और गिग वर्कर से मुलाकात की। इस व्यवसाय से जुड़े श्रमशील बंधुओं की अपेक्षा, आवश्यकताओं और विचारों को सुना। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था व दिनचर्या को गति देने के लिए रिक्शा ऑटो चालक यूनियन के वर्कर्स को सुरक्षा व सम्मान की सुनिश्चितता प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जस्टिस एमआर शाह रिटायर हो गए हैं। शाह सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फैसले देने वाले जजों में शुमार हैं और करीब 4 साल में उन्होंने 712 जजमेंट सुनाए। वो हाल ही में उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने शिवसेना विवाद और दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामलों का फैसला सुनाया था। जस्टिस शाह सोमवार को परंपरा के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बेंच में बैठे थे और सीटिंग जज के रूप में अपना अंतिम भाषण देते हुए शाह ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, लेकिन मैं इसे एक विदाई गिफ्ट के रूप में स्वीकार करता हूं। और महाराष्ट्र के अकोला के बाद अहमदनगर के शेव गांव में भड़की हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और शेव गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए थे, जिसकी वजह से 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यहां पे नजर प्रशासन की बनी हुई है। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बोरेगाड़ी और खबर दिल्ली से है, जहां टेरर फंडिंग मामले में केंद्र सरकार सख्त है और टेरर फंडिंग केस में केंद्रीय एजेंसी का एक्शन देखा गया। यहां पे जम्मू कश्मीर में एनआईए के अधिकारियों ने रेड की और 2 जिलों की 6 जगह पे एनआईए ने छापेमारी की है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए के अधिकारियों ने यहां पे रेड की और 2 जिलों की 6 जगह पर यानी 6 इलाकों में ये छापेमारी की गई। टेरर फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई। एनआईए इसको लेकर एक्टिव है। तो टेरर फंडिंग केस में केंद्रीय एजेंसी का एक्शन देखा गया और जम्मू कश्मीर में एनआईए के अधिकारियों ने यहां रेड की है। खबर दिल्ली से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की चर्चाएं तेज है। जेल अधीक्षक से अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार को लेकर चर्चा में सत्येंद्र जैन है। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की। सत्येंद्र जैन की गुहार पे अधीक्षक ने एक्शन लिया और सुप्रिंटेंडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर किया था। तिहाड़ जेल प्रशासन को भनक लगते ही दोनों कैदियों को वापस पुराने सेल में भेजा गया। जेल नंबर 7 के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तिहाड़ प्रशासन ने जेल अधीक्षक को तय समय में नोटिस का जवाब देने को कहा है।
और हमीरपुर में बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसमें चौकी इंचार्ज के हाथ में गोली लगी। बता दें कि अवैध असला लहराते हुए अपराधी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी और घटना में घायल चौकी इंचार्ज को कानपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने चौकी इंचार्ज को गोली मारने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। रात्रि 8:30 बजे के करीब सुरेंद्र प्रताप यादव एएसआई ये गोली लगने से घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। ये संज्ञान में आया था कि पतारा के शंभू कुशवाहा नाम के गैंगस्टर ने जो है उन पे गोली चला दी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी 3:45 भोर में जो है पुरारा थाने से पुलिस जो है शंभू कुशवाहा को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाई गई है। दोनों पैर में गोली लगी हुई है। गोली अंदर है कि नहीं इसके लिए एक्सरे के लिए उनको भेज दिया गया है और गोली अगर अंदर पाई जाती है तो कल रिमांड के बाद कोर्ट में पेश अगर हो जाएंगे तो उसके बाद उनको हैलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है अभी 2 बॉडी के? क्या सिचुएशन है? अभी खतरे में है, खतरे के बाहर है क्या? नहीं, अभी तो खतरे के बाहर ही हैं। जो है जो इमरजेंसी उपचार है वो उनको दिया जा रहा है और एक्सरे के लिए अभी तुरंत इनको भेजा जाएगा जो है। और फिर जैसा कि ऊपर उच्च अधिकारियों से बात होने से पता चला है कि इनको रिमांड और विश्वास पर दुनिया कायम है। वैसे तो छोटा बड़ा हर काम विश्वास और भरोसे पर होता है। अगर विश्वास या भरोसा ना हो तो समाज यहाँ तक कि अपने घर परिवार में जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही विश्वास एक महिला को भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। पॉलिसी खरीदने की बात कहकर बुलाया, फिर झांसा देकर कार में बिठाया। चलती कार में इज्जत हुई तार तार। कैसे हो अब लोगों पर एतबार। वीडियो में दिख रही इस महिला को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय उसके साथ हुई दरिंदगी के लिए चाहिए, इंसाफ उसकी तार तार हुई इज्जत के लिए चाहिए। मुझे न्याय चाहिए सर मैं क्या करूँगी? मैं या तो खुद को मार दूंगी या तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर। मुझे योगी जी से अपील है कि मुझे न्याय दिलवाए। पीड़िता अमेठी की रहने वाली है और फोन पर लोगों से बात कर इंश्योरेंस बेचने का काम करती है। महिला के मुताबिक प्रयागराज के रहने वाले राहुल नाम के रसूखदार व्यवसायी से इंश्योरेंस के लिए बात हुई थी। बीते 12 मई को राहुल ने महिला को बुलाया और कहा कि 2 और लोग इंश्योरेंस लेने के इच्छुक हैं। महिला उनके बताए गए जगह पर पहुंच गई, जहां झांसा देकर उसे कार में बिठा लिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। करीब 8:28 में मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया और मुझे उसने इंश्योरेंस लेने के लिए मंदिर के पास बुलाया। उसने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप यहाँ पे आ जाइए। मुझे बोला आधे घंटे बाद आप आइएगा। मैंने मना भी किया, लेकिन फिर वो जोर करने लगा तो मैं गई और फिर वहाँ से फिर वो मेरे को एक गाड़ी में बुलाया। मैं गई, बात किया, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठी भी। कार चलने के बाद महिला को मामला संदिग्ध लगा। उसने किसी अनहोनी की आशंका के चलते आरोपी से पानी पीने का बहाना बनाया और गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन अगले पल ही आरोपी ने उससे पानी की बोतल पकड़ा दी। पानी पीने के बाद महिला बेसुध पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ खुद ही सुन लीजिए। घबराहट की वजह से मुझे प्यास लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक दीजिए, मुझे प्यास लगी है। फिर इनके पास पानी था, इन्होंने पानी दिया है और मैंने पिया है वो पानी पीने के बाद मुझे कुछ तो भी हुआ, मुझे होश नहीं था। उसके बाद गाड़ी लेके चले गए। फिर मेरे साथ इन लोगों ने जो कर सकते थे इन्होंने किया। इन्होंने तीनों लोगों ने मेरे साथ गलत किया। महिला का आरोप है कि इतना सब होने के बाद भी प्रतापगढ़ पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। यहाँ तक कि उसे कुछ पैसे देकर प्रयागराज जाने के लिए कह दिया गया। आरोप है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस टाल मटोल कर रही है।
पुलिस वालों ने एडमिट तो करा दिया, डॉक्टरी भी करा दी, उसके बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई है सर। कुछ बोल ही नहीं रहे और हाँ कह रहे हैं कि ज़रूर मतलब एलिगेशंस लगा रहे हैं वो लोग खुद ही मेरे पे। सीओ मैम आई हुई थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आपके साथ न्याय होगा, थोड़ा कोऑपरेट करिए। फिर मुझे किसी वहीं पे एक सिपाही से 300 रुपये दे के बस में बिठा दिया और मुझे बार बार कहते कि आप इलाहाबाद चले जाइए। वहीं महिला न्याय की जिद पर अड़ी है और प्रयागराज जाने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही? क्यों इतने बड़े आरोप के बाद पुलिस मामले को टाल मटोल कर रही है? क्यों नहीं पुलिस मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है? मनु सिंह की रिपोर्ट। और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ सोनभद्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चौपन में 16वें अमृत सरोवर की आधारशिला रखी। इस अमृत सरोवर को 25 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में अमृत सरोवर से हर तबके को फायदा पहुंचेगा, सभी को पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जून तक अमृत सरोवर का काम पूरा करा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरोवर को सुंदर रूप देने के लिए सरोवर में सीढ़ी और चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में हर वर्ष अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जाता है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको सुविधा के लिए, उनको पशु पानी पीने के लिए तथा तमाम जैसे छठ घाट के लिए तमाम सुविधाओं के लिए हमारे अमृत सरोवर के माध्यम से ये सुंदरीकरण और छठ घाट बनाया जा रहा है। ये कार्य की पूर्ण रूप से कब तक हो जाएगा सर? ये जून तक ये लगभग ये पूर्ण हो जाएगा। इसमें वृक्षारोपण लगेगा, इसमें जो है कि सीढ़ी बनेगा, तमाम जो है कि इसका सुंदरीकरण होगा और ये जून लास्ट तक जो है कि जुलाई तक ये। खबर दिल्ली से है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंचे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पे गहलोत और पायलट के बीच विवाद अक्सर होता रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस तरह के हालात नहीं बनने देंगे, यानी डीके शिव कुमार और जो सिद्धरमैया हैं उनके बीच उस तरह के हालात नहीं होंगे जैसे राजस्थान में हुए। तो ये बड़ी बात उन्होंने की है। अधीर रंजन चौधरी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंचे और कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने कहा। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया कि कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।